चलो बेटा शुरू करते हैं। आज नया लेक्चर है, बिल्कुल फ्रेश। चैप्टर सेकंड चल रहा है, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। गाउस का नियम है उसके अनुप्रयोग। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आवेश जो है वो सतत नहीं होता और ना ही असतत होता है। चार्ज जो है वो ना तो कंटिन्यूअस है और नॉर डिस्क्रीट, ठीक है। लेकिन फिर भी हम कौन सी चार्ज को क्या मान के करेंगे, हम लोग चार्ज को फिर भी आवेश को सतत मानेंगे, ठीक है ना, कंसिडरिंग द चार्ज टू बी कंटिन्यूअस। बैठ गया। तो अब हमने पहले तो सतत आवेश वितरण को पढ़ा था, तब हमने ये कहा था कि हमने एक घनत्व की अवधारणा पढ़ी थी, चार्ज डेंसिटी, आवेश घनत्व, वो काम आएगा, ठीक है ना। क्योंकि आवेश आप हाथ लगाते हो तो पता चला कि झुंड आ रहा है एकदम आवेश का, समझ में आ रहा है। आवेश है कहाँ पे, तो हमने कहा कि अलग अलग चीज़ों पे हो सकते हैं। रेखीय आवेश वितरण, एक रेखा में आवेश फैले हुए हैं जैसे वायर पे, ठीक है, लीनियर तार है बिजली के खंभे पे, देखा होगा आपने, तार लंबा है, सीधा है एकदम। फिर हमने पढ़ा था दूसरा पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और फिर पढ़ा था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो उसके कुछ फॉर्मूले बने थे, तो वो तो थी चार्ज डेंसिटी, आवेश घनत्व था। अब हम पढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, ठीक है। टॉपिक है तुम्हारे बुक के अंदर, और मैं बुक से देख लेता हूँ फटाफट, कुछ पॉइंट्स हैं उसके, तो एक एक पॉइंट कर लेंगे, तुम्हें वो पॉइंट यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। मैं बुक से पढ़ता जाता हूँ। तो सबसे पहले इसके अंदर बोला है, आवेश घनत्व की अवधारणा की सहायता से किसी सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। कौन सी अवधारणा हमें यूज करना है, कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करना है, आवेश घनत्व, ठीक है ना। इंग्लिश वाले, वी विल डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, यस वी नो दैट, एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज डेंसिटीज, ठीक है। एंड द रूल्स आर एज फॉलोज। अब उसके विधि जो है वो निम्नानुसार है। पहली विधि क्या है, जो आपको दिख रही होगी, मैं यहां लिख देता हूं पहली विधि, फर्स्ट, ये लो जी फर्स्ट, ठीक है, दिख रहा है, वेरी गुड। मैं यहां से पढ़ देता हूं, कुछ भी है नहीं। इन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन द चार्ज इज अज्यूम्ड टू बी मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ स्मॉल चार्ज एलिमेंट्स। जो एक चार्ज है वो बहुत सारे छोटे छोटे चार्ज से मिलकर बना हुआ है और उनके बीच में दूरी बहुत कम है, ये हम जानते हैं। दूसरा पॉइंट, सेलेक्ट एनी स्मॉल चार्ज एंड एक्सप्रेस इट्स चार्ज डी क्यू इन द फॉर्म ऑफ चार्ज डेंसिटीज, ठीक है। किसी स्वैच्छिक आवेश अल्पांश का चयन करें, जो हमने पिछले पार्ट में किया था, पिछले लेक्चर में किया था। हमने कहा था कि ये लाइन जारी है, इस पर चार्ज ही चार्ज हैं, लेकिन इतने चार्ज हम मान नहीं सकते। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि हम एक टुकड़ा काट लेते हैं, और उस टुकड़े को इतना सा काटा और हमने इसका नाम दे दिया कि ये डीएल टुकड़ा काटा है, और इस पर चार्ज कितने हैं, डीक्यू चार्ज हैं। बैठ गया, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, डीएल लंबाई है इतनी सी, और इसके अंदर चार्ज कितने हैं, डीक्यू चार्ज हैं, ठीक है। तो ऐसा एक स्मॉल सेलेक्ट करना है तुम्हें, स्वैच्छिक, अपनी इच्छा से, ठीक है। तीसरा, अब हमने डी क्यू भी सेलेक्ट कर लिया, तो तीसरा पॉइंट क्या कहता है, वी कंसीडर द स्मॉल चार्ज डी क्यू बी पॉइंट चार्ज एज इट इज अ वेरी स्मॉल। जो हमने जो सेलेक्ट किया है ना, उसको हम पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे, बिंदु आवेश कंसीडर करेंगे। आवेश अल्पांश डी क्यू के अत्यल्प होने के कारण इसे हम एक बिंदु आवेश की तरह मानते हैं। ये डी क्यू बहुत छोटा है, तो इसको हम बोल देते हैं, ये पॉइंट चार्ज हो गया हमारा, पॉइंट चार्ज बहुत छोटा है, ये अल्पांश काटा हुआ है, एलिमेंट है छोटा सा, ठीक है, और ये पॉइंट चार्ज हो गया, बिंदु आवेश। तो ऐसे ही तो निकाल रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या कर रहे थे फिर, हमने कहा कि वैसे निकालेंगे तो जोड़ना पड़ेगा सबके। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि है विद्युत क्षेत्र, फिर जोड़ना भारी पड़ जाएगा क्योंकि बहुत सारे चार्ज हैं। देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू स्मॉल चार्ज डी क्यू यूजिंग कूलम लॉ। तब अल्पांश डी क्यू के कारण किसी बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र कूलम के नियम की सहायता से। अब यहाँ से मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे P है और R दूरी पर है, दूरी भी ज़रूरी है। ये इतने से में कितने चार्ज हैं, DQ चार्ज हैं, लंबाई कितनी इसकी DL है। अगर कोई ऐसे नहीं मान रहा, कोई गोले से मान रहा है, वैसे मान सकते हो, कोई लूप मान रहा है, रिंग मान रहा है, मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कैसे टुकड़ा काटेंगे, ये इतना सा हमने कह दिया कि ये जी DL है, इसमें चार्ज कितने हैं, DQ है। इससे कोई P पॉइंट पे, ये मान लो P पॉइंट है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र किस दिशा में जाएगा, प्लस से विद्युत क्षेत्र कहाँ जा रहा है, कहाँ जाता है, बाहर की ओर, तिरछी, आउटवर्ड, ठीक है, ये रहा आउटवर्ड। प्लस वाले से बाहर ही तो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, और अगर माइनस का चार्ज होता तो उसकी तरफ आ जाता विद्युत क्षेत्र, रेडियली आउटवर्ड बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो यूजिंग कूलम लॉ, अब इन दोनों पे कूलम्स लॉ लगाना है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर,
ये तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम जानते हैं, लेकिन हमें क्या लगाना है यहाँ पे, हमें क्या लगाना है, विद्युत क्षेत्र तो ये जानते हो, ढंग से समझो, हमें क्या लगाना है, हमने टुकड़ा डी क्यू काटा है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना आएगा, छोटा सा आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी। भाई जब चार्ज ही छोटा है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना आएगा, छोटा। मान लो पृथ्वी है, बहुत बड़ी है, समझ में आ रहा है, तो गुरुत्वीय क्षेत्र कहाँ खत्म हो जाता है, ग्रेविटी कहाँ खत्म होती है पृथ्वी की, पृथ्वी ग्रेविटी खत्म होती है इनफाइनाइट पे जाके, जीरो ग्रेविटी हो जाती है, ठीक है। ये रही हमारी पृथ्वी, ठीक है, यहाँ से ये जो भी है ये इसकी ग्रेविटी है इतने किलोमीटर पे, हमने कहा कि इतना। अब मान लो ये पृथ्वी बहुत छोटी है, इतनी सी है, तो इसका ग्रेविटी फील्ड भी कितना होगा, बिल्कुल पास होगा। अब आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए जानबूझ के मैंने इतना बनाया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी, ग्रेविटी फील्ड भी कितना है, छोटा सा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या निकलेगा, छोटा सा निकलेगा, बिल्कुल गुड। तो बना दें वो भी छोटा सा, ग्रेविटी फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना बेटा, ग्रेविटी फील्ड से समझोगे तभी समझ में आएगा, किसी चीज़ को कंपेयर करोगे तब पता चलेगा, कंपेयर करना जरूरी हो जाता है। तो अब इसको भी मिटा देता हूँ, एक से समझते जाओ ताकि मुझे बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था कूलम्ब लॉ का यूज करके, ठीक है, F बराबर K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। फिर हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड का जब कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिश्ता होता था, F बराबर Q नॉट E, ये Q नॉट है, ठीक है, Q नॉट E, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, समझ में आ गया, F अपॉन Q नॉट बैठ गया। और वापस F का पूरा फॉर्मूला डाल देंगे कि K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, F का फॉर्मूला, एक F का ये भी होता है, एक F का ये भी तो होता है, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है ये भी, ठीक है। ये F का फॉर्मूला यहाँ पे रख देंगे, और ये मान लो हमने Q नॉट माना, इनमें से भी किसी एक को Q नॉट मानेगा तो Q से Q कट जाएगा, ठीक है ना, तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, डरने वाली बात है नहीं। तो यहाँ से ये हमारा, हमें पता चल गया कूलम्ब्स लॉ कैसे होता है। तो अब हम बोल रहे हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत छोटा आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, DE होगा, भाई छोटा है, ठीक है। तो K और Q हमने क्या लिया है, हमने DQ माना है, अपॉन क्या माना है हमने, आर स्क्वायर माना है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको वेक्टर फॉर्म में लिखो। तो जी लिख देंगे, वेक्टर फॉर्म में करने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, ये निशान लगाना पड़ता है, K DQ अपॉन आर स्क्वायर, और इसको वेक्टर बनाना है तो टोपी पहना दो, आर को हमने टोपी पहना दी, ये क्या बन गया, वेक्टर बन गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बस यही है, ठीक है। और इसमें K की वैल्यू डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, डरने का नहीं। K की वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0 DQ अपॉन आर स्क्वायर और आर का कैप। बोलो ये तीसरा पॉइंट है तुम्हारा, ये तुम्हारा थर्ड पॉइंट भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं चौथा पॉइंट, क्या कह रहा है, संपूर्ण आवेश वितरण के कारण P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र वितरण के सभी आवेश अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्रों का सदिश योग होगा अवयवी अल्पांश का आमाप शून्य की ओर अग्रसर होने की सीमा में। द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन द वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बोल रहे हैं कि हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे, छोटे 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 डी, हमने इतना सा टुकड़ा काटा, फिर हमने इतना सा और टुकड़ा काटा, इससे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकाला P पॉइंट पे, फिर इतना सा और काटा, इससे हमने P पॉइंट पे निकाला। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, E इक्वल्स टू ये एक DE1 आया है मान लो, ऐसा ही DE2 भी आएगा, DE2 आएगा, फिर DE3 आएगा। वो हम देखेंगे कि हमने अल्पांश कितने काटे, एलिमेंट ऐसे कितने लिए हैं, छोटे 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 छोटे, ठीक है, और फिर उन सबको जोड़ देंगे। तो जोड़ने का माथाफोड़ी नहीं करें, फिर तुम बोलोगे कि जोड़ने वाला तो काम हम वहीं कर देते, लेकिन जोड़ने का काम इंटीग्रेशन बहुत आसान कर देता है, ये समाकलन वाला काम, ठीक है। इसको लिखा कैसे उसने, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, सदिश लगा दो दोनों पे, कोई दिक्कत नहीं। फाइनल जो ई आएगा उन छोटे छोटे डी को जोड़ना है, तो D1 D2 D3 D5 कितने अल्पांश लेते हो, पता लगा कि तुमने 17 अल्पांश ले लिए तो 17 बार डी जुड़ जाएगा, समझ में आ गया। नॉर्मल से इंटीग्रेशन करना और कुछ भी नहीं है। ये तुम्हारा हो गया फोर्थ पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, टोटल हो गया बेटा, काम कंप्लीट। अब आगे इसको और लिखना हो तो कैसे लिखोगे, तो ये रहा डी का फॉर्मूला, कहां से आया, ये रहा, ये वाला पूरा ही लिख देते हैं, 1/4πε0 DQ अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। बोलो ये समझ में आया कि नहीं। अब इसमें देखो समाकलन उन चीज़ों का होता है जो वेरिएबल होती है, चर राशि होती है, तो जो वेरिएबल होते हैं उनका समाकलन होता है, कांस्टेंट का नहीं होता। तो यहाँ पे कांस्टेंट कौन कौन है तो वो भी लिख देता हूँ, दिख रहा है क्या नीचे, हाँ ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू 1/4πε0, दिखा, हाँ ठीक है। DQ समाकलन का चिन्ह है बेटा ये वाला,
अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप, वेक्टर में भी लिख दिया। अच्छा ये कांस्टेंट है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तुम्हें पता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 होती है, ये तुम्हें मालूम है। 4 पाई भी कांस्टेंट है, क्या है 4 तो 4 ही है और पाई का 3.14 बैठ गया। ये तुम्हारा चौथा पॉइंट भी आ गया। अच्छा अब ये फॉर्मूला जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका तुम्हें ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला मेन आ जाता है, बाकी सारे पॉइंट खत्म हो गए, मैं इनको हटा देता हूँ और अब मेन फॉर्मूला अपन लिख देते हैं। फोर्थ से हमारा मेन आ गया, हमने वही ये कहा कि अपने छोटे छोटे जो अल्पांश एलिमेंट हैं उनको भी हमने जोड़ लिया और हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। अब हमारा मेन फॉर्मूला ये बन गया, ये हमें ध्यान रखना है और इसको अब हमें 3 जगह अप्लाई करना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए भी, सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए भी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए भी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। ठीक है, ये हमारा फाइनली फॉर्मूला बन के आया है। कैसे आया, हमने इंटीग्रेट कर दिया, छोटे छोटे जो हमने अल्पांश काटे उसको हमने जोड़ दिया और अब हमारा जो फाइनल आएगा वो बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्योंकि सबका जुड़ के बहुत ज़्यादा आ जाएगा। बैठ गया। अब ये बोल रहा है कि आप किसके लिए निकाल रहे हो इसको, आप इसको किसके लिए निकाल रहे हो, तो मैं बोल रहा हूँ पहला पॉइंट लीनियर के लिए निकाल रहा हूँ मैं। हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में लीनियर चार्ज के लिए निकाल रहा हूँ डेंसिटी। अब पूरा लिखूँ समझ जाना, ठीक है ना, बार बार डेंसिटी। रेखीय आवेश घनत्व के लिए निकाल रहा हूँ मैं, ये बैठा रेखीय आवेश घनत्व के लिए। तो देखो रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या था, लैम्डा बराबर अगर कम छोटा चार्ज हो तो डी क्यू बटा डी एल था कि नहीं था, डेफिनेशन भी बताई थी। कैसे, वापस से, इट इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। डेफिनेशन हो गई, उसी को क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी या रेखीय आवेश घनत्व, लैम्डा बराबर डी क्यू अपॉन डी एल। ये आ गया समझ में। अब हमें यहाँ पे डी क्यू निकालना है क्योंकि देखो हमारे फॉर्मूले में डी क्यू आ रहा है, हम डी क्यू निकालेंगे। क्या आ जाएगा, डी क्यू बराबर लैम्डा डी एल। बोलो समझ में आ गया। अच्छा अब इस फॉर्मूले को हमें इसके अंदर यूज करना है। अगर हमें चार्ज किस किस फॉर्म में दे रखा है, अगर हमें आवेश या तो रेखा में दे रखा हो सीधा या फिर रिंग में भी यूज कर सकते हैं, रिंग, लूप और हिंदी में बोले तो वल्य। ध्यान रखना सीधी रेखा और रिंग वल्य भी आ जाए वहां पे भी इसको यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला लिखते कैसे हैं ढंग से देखो, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला किया। अच्छा अब हम लीनियर कर रहे हैं तो चाहे हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो उसको एल यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है, बस हमें ये बता रहे हैं कि हमें जो इस बार दे रखा है घनत्व वो लीनियर का दे रखा है, रेखीय का दे रखा है, और रेखीय को इंग्लिश में लीनियर बोलते हैं, एल लगा दिया अब हमने। तो उसको सामने वाले को ये पता चल जाएगा कि भाई जो चार्ज इसको जो दे रखे थे वो या तो रिंग में थे या रेखा में थे। ठीक है, डी क्यू क्या आया, लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। मैं भी देख लूँ कहीं कोई गलती तो नहीं की। ठीक है, अब देखो बेटा हमने जब रेखीय आवेश घनत्व पढ़ा था, सरफेस चार्ज डेंसिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी जब हमने पढ़ी थी तो हमने ये कहा था कि इट इज अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। बैठ गया। हमने अल्पांश कितना लिया, डी क्यू अल्पांश लिया, लंबाई कितनी थी उसकी, डी एल थी। तो डी क्यू क्या था, चार्ज था, कितना था पता नहीं, लंबाई कितनी थी पता नहीं, लेकिन डी क्यू अपॉन डी एल एक के लिए, फिर डी क्यू अपॉन डी एल दूसरे के लिए निकालोगे, फिर डी क्यू अपॉन डी एल तीसरे के लिए निकालोगे, सेम आते जाएंगे। तो ये कांस्टेंट है। पहले वाले के लिए पता लगा लैम्डा 2 आ गया, फिर 3 आ गया, ऐसा होगा नहीं। पहले वाले के लिए भी 2, दूसरे के लिए भी 2, तो ये कांस्टेंट हो गया। बैठ गया। तो लैम्डा कांस्टेंट है तो लैम्डा को हम बाहर निकाल लेते हैं। इस फॉर्मूले को आगे मैं यहीं लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो मामला। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटीग्रेशन, समाकलन का चिन्ह यहाँ पे क्या बच गया, डी एल अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। अब डी क्यू नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, कहीं कंफ्यूज हो जाओ, डी क्यू कर दो। ये फाइनल फार्मूला बन गया अगर जब हम रेखीय आवेश घनत्व निकाल रहे हैं। तो कैसे आया पता चल गया होगा। बात करते हैं दूसरे वाले की, यही है फाइनल 1/4 पाई एप्सिलॉन लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, इसको ध्यान रखना तुम्हें। अब कौन कौन से फार्मूले तुम्हें ध्यान रखने वो इंपॉर्टेंट है। एक तो ये ध्यान रखना है, ये बेसिक फार्मूला है। कैसे आया कि हमने अल्पांश लिया, एलिमेंट लिया छोटा सा,
उसमें हमने गिनती कर ली कि भाई कितने हैं, फिर उस हिसाब से हमने हिसाब लगा लिया। जैसे मेरी बात सुनो, जैसे तुम चेस खेलते हो ना, तो चेस का तुमने एक तरफ से गिन लिया कि यहाँ इधर 8 खांचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऐसे भी गिन लिया कि 8 खांचे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8 64, डब्बे 64 हो जाएंगे फिर, है ना। सारे एक एक गिनने थोड़ी बैठोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऐसे थोड़ी करते हो काम, ठीक है। तो एक तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना इंपॉर्टेंट है, एक ये याद रखना है तुम्हें, लीनियर आ जाए तो तुम्हें ये काम करना है, ठीक है। अब डीएल कुछ भी हो सकती है, अगर रिंग है तो 2πr यूज़ कर लेंगे, लंबाई 2πr हो जाएगी रिंग की, रिंग गोल होती है और गोल की परिधि सर्कमफेरेंस हम जानते हैं 2πr होती है, ठीक है। दूसरा पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। पृष्ठीय आवेश घनत्व, अब ये सब नहीं करेंगे इसमें। पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम लोग जानते हैं कि लिखते किससे हैं, सिग्मा से, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू वही डी क्यू बटा डी एल की जगह डी एस आ जाएगा। और ये किसके लिए यूज़ होता था, ये होता था आवेशित चालक गोले के लिए, चालक गोले के लिए, कंडक्टिंग स्फीयर, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए भी इसको हमें यूज़ करना है। और चालक गोले की क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल यानी एरिया क्या होता है, 4πr²। बैठ गया, एरिया में क्या डाल देंगे, 4πr²। हम यहाँ से क्या निकालेंगे, डी क्यू निकालेंगे, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में डी क्यू आ रहा है, यहाँ से निकाल लेते हैं। तो डी क्यू बराबर क्या बन जाएगा, डी क्यू बराबर सिग्मा डी एस। ये सिग्मा डी एस, डी क्यू की वैल्यू आई है, देखो डी क्यू आ रही है, कभी लैम्डा डी एल आएगी, कभी क्यों आएगी, क्योंकि वो हमें देगा कि आपका जो आवेश है, चार्ज जो है वो या तो गोले में पड़ा है, चालक गोले में, या अचालक गोले में, या रिंग में, ठीक है, या फिर रेखीय सीधी रेखा में पड़ा हुआ है। तो अब इसका फॉर्मूला सीधा ही बना लेते हैं हम, इसमें डाल देते हैं 1/4πε0। डी क्यू की जगह क्या आ जाएगा, सिग्मा डी एस। सिग्मा डी एस खुद क्या है, कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है, नियतांक है, कांस्टेंट। क्योंकि एक अल्पांश काटा, वैल्यू आई कुछ, दूसरा काटा तो वैल्यू कुछ नहीं, यही आएगी। तीसरा अल्पांश काटा, उसका भी एरिया लेंगे, वही गोला है, ठीक है, गुड, सेम। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा, सिग्मा आ गया, देखो वहाँ पे लैम्डा है, यहाँ सिग्मा। इसका नाम किससे शुरू होता है, सरफेस एस से। कुछ नहीं करना, बस बताना है कि ये है, नहीं भी बताओ तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड से काम करोगे तो अच्छा लगेगा। और डी क्यू की जगह एक तो हमने सिग्मा रख दिया, और क्या रखना है, डी एस भी रखना है, ये रख दिया डी एस। अपॉन में क्या आ रहा है, r², और क्या आ रहा है, r कैप, ये भी हो गया हमारा, सब कुछ बता दिया कहाँ कहाँ यूज़ होगा। बात करते हैं तीसरे की, नेक्स्ट है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, VCD। CD आती थी, फिर VCD आ गई, पुराने ज़माने में CD आती थी, मालूम है तुम लोगों को, फिर बंद हो गई, कॉम्पैक्ट डिस्क बंद हो गई, किसने जगह ले ली, USB ने ले ली, डिजिटल मेमोरी ने, SD कार्ड ने ले ली। आगे क्या है, हिंदी में क्या लिखेंगे, आयतन आवेश घनत्व। दूसरा तुम्हें ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ध्यान रखना, ये वाला फॉर्मूला इट्स इंपॉर्टेंट। तीसरा, आयतन आवेश घनत्व को किससे लिखते हैं हम लोग, रो से लिखते हैं, ये लिख दिया रो से, ठीक है। पी को टेढ़ा कर दो, तो रो बराबर क्या होता है, हमने कहा था कि डी क्यू बटा डी वी होता है। डी वी क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे आयतन लेंगे, किसके लिए काम आएगा ये फॉर्मूला, किसके लिए यूज होगा, अचालक गोले के लिए, क्योंकि उसके अंदर पड़े रहते हैं आवेश, चार्ज उसके अंदर पड़े रहते हैं, अचालक गोला, गोले नहीं गोला, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग, धीरे धीरे सीखोगे ना तब समझ में आएगी चीज़ें, बुक में क्या इतनी दे नहीं रखी होती। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होता है कि जो चार्ज होते हैं, आवेश होते हैं, वो अलाउड नहीं होते मूवमेंट करना, ठीक है ना। चार्ज का मूवमेंट, चार्ज गति नहीं कर सकते उसमें, तो चार्ज कहाँ पड़े रहेंगे, अंदर पड़े रहेंगे। और किसी डब्बे के अंदर कोई चीज़ रहेगी तो हम लोग उसका क्या निकालते हैं, आयतन निकालते हैं। यहाँ से ये बन गया, फॉर्मूला बना लो डी क्यू का, क्योंकि हमें तो डी क्यू की जगह वैल्यू पुट करनी है, तो डी क्यू बराबर, अब तुम कर लोगे, अब तुम समझ गए उस चीज़ को, बेसिक फंडा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, समझ नहीं ये वाली चीज़ें होती है कि ये काम कहाँ आएगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है,
ठीक है ना। कंडक्टिंग एच अलग गोला ले रहे हैं, तो मैंने कहा कि अंदर पड़े रहेंगे उसके, और अंदर रहती चीज़ें तो हम क्या लेते हैं काम, आयतन यानी वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। एच अलग गोला जो है या कोई भी गोला जो होता है उसका आयतन कितना होता है, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। बोलो समझ में आया। अब हमें इसको फॉर्मूले को यहाँ पुट करना है, दिख रहा है, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकाल देता हूँ मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ डालते जाओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या पूरी टर्म कांस्टेंट है, नियतांक है, कांस्टेंट लिखते जाओ, नियतांक है। एक आध बार पेन चलाओगे ना सीखोगे, समझ में आ रहा है। डी क्यू रो क्या कांस्टेंट है तो बाहर लिख ही लेता हूँ। इंटीग्रेशन, अच्छा हम क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो वी लिख दो यहाँ पे वी, और डी क्यू की वैल्यू क्या है, रो डी वी। रो तो हमने बाहर निकाले क्योंकि कांस्टेंट है, तो आ जाएगा डी वी अपॉन आर स्क्वायर, दिख रहा है, डी वी अपॉन हाँ आर स्क्वायर और आर कैप। बोलो समझ में आया ये फॉर्मूला। अब कितने फॉर्मूला बन गए तुम्हारे, अलग अलग बन गए, पर्टिकुलर एक एक टॉपिक के लिए फॉर्मूला बन गया। बेसिक फॉर्मूला ये है डी क्यू, समझ में आया कि कैसे डालनी है वैल्यू, पुट कैसे करनी है, ये इंपॉर्टेंट होता है। वो तुम्हें कुछ भी दे सकता है, कुछ भी देगा, उसका नाम लिखेगा, वो मेंशन करेगा कि मैंने तुम्हें कौन सा गोला दिया है, क्या दिया है। यहाँ से फॉर्मूले कितने, 1 2 3 तो फॉर्मूले पर्टिकुलर टॉपिक के लिए बन गए। ये हो गया कॉमन सब के लिए, जिसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ना तो एल लिखा हुआ, ना एस लिखा हुआ, ना वी। हिंदी मीडियम वालों को भी नीचे इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इस टॉपिक के अंदर कुछ बचा नहीं है। अब हम इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे, इस टाइप की बातें कर रहा है ये। अच्छा अब बात कर रहा है कि इससे तो हम ये सब तो निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ठीक है। अब हमें फोर्स भी निकालना पड़ेगा कि फोर्स कितना लगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो F बराबर QE। जब वो हमसे फोर्स निकलवाएगा तो वो हमें E तो हमने निकाल लिया किसी भी चीज़ से, ठीक है, जो भी वो देगा तीनों में से, और Q देगा 3 है, 2 देगा कोई, समझ में आ गया। तो यहाँ से तुम फोर्स की वैल्यू डाल लेना। और आगे ये बता रहा है कि ये वेक्टर है, फोर्स एक, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर है, सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र और बल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, ये तो हमें मालूम है। अगर मैं भूल जाऊँ तुम लगा दिया करो, कोई बड़ी बात थोड़ी, इसमें तुम्हें पता है लास्ट में कि जो जो चीज़ें कि हमने क्या क्या काम किया, लास्ट में हमें क्या क्या करना है। अगर यूनिट लिखनी है, इकाई लिखनी है, हमने जो भी चीज़ निकाली तो उसकी यूनिट लिख दिया करो, क्योंकि उसको पसंद है जो तुम्हारी कॉपी चेक करेगा, ठीक है। बाकी इतना करके आते हो तो भी बहुत बढ़िया। अच्छा ये चीज़ें ढंग से समझोगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। हम ये सब ये जो काम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, गाउस लॉ को पढ़ने के लिए। अभी तक गाउस लॉ हमने पढ़ा नहीं है, गॉस लॉ, इससे पहले हम कॉन्सेप्ट ही समझ रहे हैं। अभी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ लिया, विद्युत फ्लक्स पढ़ लिया, फिर हमने ये डेंसिटियाँ पढ़ ली, घनत्व जो भी है, सतत आवेश घनत्व, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। ये गॉस लॉ क्या कर रहा है, हमने फ्लक्स क्यों पढ़ा था, गॉस लॉ में काम आएगा हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड से भी पीछा छूट जाएगा हमारा लास्ट में, देखना तुम क्लास लोगे तो पता चलेगा, ठीक है। तो ये एरिया वगैरह थोड़ा ध्यान रखना, ये रिंग लूप वल्य आ जाए तो इनका क्या लेते हैं, परिधि लेते हैं, इसका एरिया नहीं लेते, क्योंकि एरिया लेंगे तो फिर ये फंस जाएगा, सरफेस आ जाएगा, हमें एरिया नहीं लेना। वो देखा ही था इसका एग्जाम्पल तुमने, बॉटल ब्रश दिखाया था तुम्हें पिछले लेक्चर में कि बॉटल ब्रश होता है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, ठीक है। तो एरिया तो ले नहीं सकते, कुछ इधर फैले हुए, कुछ इधर फैले हुए, कुछ इधर की तरफ, कुछ इधर की तरफ, कुछ इधर की तरफ, कुछ इधर की तरफ, अलग अलग दिशा में फैले हुए। तो पूरा ही क्या ले लिया हमने, उसकी परिधि ले ली, सरकमफेरेंस ले लिया 2πr, बैठ गया। तो इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म होता है। एग्जाम्पल हैं इसके बाद, वो करेंगे, थोड़ा 1-2 बार ढंग से देखो। मेन फॉर्मूला ये है, और ये भी कहाँ से आया, इसका पीछे वाला लेक्चर देखो, 2-4 बार देखोगे समझ में आएगी चीज़ें। ज़्यादा हार्ड नहीं है, ईजी भी नहीं है, इंटरेस्टिंग है, पढ़ोगे तो पता चलेगा। लेकिन बाद में क्या है कि एकदम से क्या बच्चा पढ़ने लगता है तो सवाल आ जाता है कि चालक गोले में ये यूज़ कर लिया, यहाँ पे तो घनत्व आना चाहिए था, भाई गोले का तो घनत्व ही होता है, यहाँ भी गोला आ रहा है, यहाँ भी गोला आ रहा है, इसके लिए तो क्षेत्रफल ले लिया, इसके लिए घनत्व ले लिया, सॉरी वॉल्यूम ले लिया, ये एरिया ले रहे हैं, यहाँ पे आयतन ले रहे हैं, ऐसा कैसे, ठीक है ना। तो थोड़ा पढ़ोगे तो पता चलेगा। और बाकी आगे अपने सब सिलेबस में है कि ये क्षेत्रफल ही क्यों लिया, क्योंकि
जो आवेश हैं, मैंने बताया कि उसको किसी चीज़ को दोगे, कंडक्टर को, गोले को इंजेक्शन लगाओगे उसके आवेश के, तो वो बाहर आ जाता है, ठीक है, क्योंकि चालक है तो चलेंगे इसके अंदर आवेश, ये तो साफ बात है। और बाहर आने के बाद में कोई अंदर जा नहीं पाएगा, क्योंकि एक फोर्स लगा रहा है इधर से, दूसरा उधर से फोर्स लगा रहा है, ये हम पढ़ रखे हैं पहले लेक्चर में। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को, मिलते हैं जल्दी दूसरे किसी लेक्चर पे और दूसरे किसी वीडियो पे। गुड।